सत्य के साथ। अरे भाई गया ये मेरी छोड़ने मारो। नमस्कार, मैं हूं अरशद मलिक, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस धरती की जिसे देवभूमि कहा जाता है। लेकिन यह देवभूमि अक्सर क्यों प्राकृतिक आपदाओं से जूझती रहती है। कभी बादल फटते हैं, कभी भूस्खलन होता है, तो कभी नदियां उफान पर आकर गांव और शहरों को डुबा देती है। आखिरकार ये आपदाएं क्यों आती है? क्या सिर्फ प्राकृतिक जिम्मेदार है या कहीं इंसानी गलतियां भी इसमें शामिल है? और सबसे अहम बात, इसका समाधान क्या है? उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में बसा है और हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है, यानी भूगर्भीय दृष्टि से अभी स्थिर। यही कारण है कि भूकंप और भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाएं आम है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी कारण है। नंबर 1, अनियंत्रित विकास। पहाड़ों को बिना सोचे समझे काटकर सड़कें, होटल और कॉलोनियां बनाई जा रही है। नंबर 2, वनों की कटाई। जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जिससे पहाड़ों की पकड़ कमजोर हो रही है और जरा सी भी बारिश में जमीन खिसक जाती है। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन। ग्लेशियर तेजी से फिसल रहे हैं, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कभी अत्यधिक बारिश तो कभी सूखा। नंबर 4, जनसंख्या दबाव और पर्यटन। लाखों की संख्या में लोग हर साल 4 धाम यात्रा पर आते हैं। बिना पर्यावरणीय क्षमता को समझे होटल, गाड़ियों और प्लास्टिक का दबाव पहाड़ सह नहीं पा रहे हैं। तो साफ है कि प्रकृति और इंसान दखल देना दोनों मिलकर उत्तराखंड को आपदा प्रवण बना रहे हैं। इसका नतीजा सबके सामने है। 2013 की केदारनाथ आपदा, जिसने हजारों जिंदगियां निगली। जोशीमठ धंसाव, जिसने लोगों के घरों को असुरक्षित कर दिया। हर साल बादल फटते हैं और गांव तबाह हो जाते हैं, सड़कें फट जाती है और लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी पहाड़ अब इंसान को चेतावनी दे रहे हैं, अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य और भी भयावह होगा। अब बात करते हैं इसकी समाधान की। समाधान आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण के हिसाब से। सड़कें, बांध और होटल तभी बने जब उनका भूवैज्ञानिक अध्ययन हो चुका हो। नंबर 2, वन संरक्षण और वनीकरण। जंगल बचाने होंगे, क्योंकि वही पहाड़ों की ढाल और नदियों को संतुलित बनाए रखते हैं। नंबर 3, अर्ली वार्निंग सिस्टम। बादल फटने और ग्लेशियर फटने जैसी घटनाओं का पहले से ही पता लगाने की तकनीक विकसित करनी होगी। नंबर 4, स्थानीय ज्ञान और उपयोग। पहाड़ी लोगों के पास सदियों का अनुभव है। उनका पारंपरिक घर, जल स्रोत और खेती के तौर तरीके हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जिया जा सकता है। नंबर 5, पर्यटन पर नियंत्रण। धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म पर लिमिट तय करनी होगी, साथ ही इको फ्रेंडली यात्रा को भी बढ़ावा देना होगा। नंबर 6, जन जागरूकता। आम जनता को भी समझना होगा कि पहाड़ कोई मोल नहीं है, ये नाजुक परिस्थितियां क्षेत्र है। प्लास्टिक, कचरा और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन पहाड़ों की आत्मा को मार रहा है। अगर यह कदम उठाए गए तो शायद आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित देवभूमि देख सके। उत्तराखंड की आपदाएं केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी आंखें खोलने वाली चेतावनी है। सवाल यह है कि क्या हम पहाड़ों को सिर्फ दोहन करेंगे या उनके साथ तालमेल बैठाकर जीना सीखेंगे। देवभूमि हमें जीवन और आशीर्वाद देती है, लेकिन अगर हमने इसके साथ अनदेखी की तो यही धरती हमें विनाश का स्वाद भी चखा सकती है। इसलिए समय आ गया है सोचने का, जागने का और ठोस कदम उठाने का। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम विनाश की राह चुनेंगे या सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड की ओर कदम बढ़ाएंगे? आप क्या सोचते हैं? आपदा को रोकने और प्राकृतिक से बचने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। और नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं आपके हिसाब से उत्तराखंड और पहाड़ को सुरक्षित रखने के लिए और क्या नियम और
क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। नमस्कार। सत्य के साथ।